अपूर्वा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पैटर्न में, मतलब एग्जाम जो आपका सीटेट एग्जाम होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, वो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में उसको कराएंगे। तो सबसे पहले आपको आज जो ये मनोवैज्ञानिक हैं इनके बारे में बताएंगे, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाकर बताएंगे। बस ऐसा बताएंगे कि आप लोग को समझ में आए और क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में जाकर आप सॉल्व कर सकें। क्योंकि लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस पैटर्न में आ रहे हैं, वो थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछते हैं। तो अगर आपको ये थोड़ा अच्छे से डिटेल में पता रहेगा तो आप उसको अच्छे से हल कर पाएंगे। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत किस पर आधारित हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी, क्या क्या उनकी अवस्थाएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत की तरफ। तो सबसे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना मस्ट है, इसलिए सब्सक्राइब करिए। पहले जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं ये हैं आपके कौन, लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की कहाँ के हैं मनोवैज्ञानिक हैं? रूस के। ठीक है, रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका पासवर्ड क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। क्यों? क्योंकि ये जितना भी, मतलब जितनी भी अवस्थाएं बालक की बताई हैं, उन्होंने ये बताया है कि इस बालक का विकास केवल सामाजिक अंतःक्रिया से ही हो सकता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की के बारे में। तो लेव वाइगोस्की के कुछ सिद्धांत के नाम हैं। पहला है आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है आपका सामाजिक संरचना का सिद्धांत। और फिर तीसरा है आपका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए इसका एक आपको ट्रिक बताते हैं। जब भी आप लेव वाइगोस्की की उसके बारे में पूछेंगे, क्या पासवर्ड या आपके सिद्धांत के बारे में, तो जब भी लेव वाइगोस्की के सिद्धांत आएंगे तो अगर उससे पूछा क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है, वाइगोस्की में सामाजिक जरूर लगा रहेगा। जितने भी सिद्धांत रहेंगे उनके में सामाजिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप उसे से ही पहचान लीजिएगा कि ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। ठीक है। फिर आपका आता है इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें। देखिए ये आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जो वाइगोस्की है उनके सिद्धांत, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। वाइगोस्की के कौन सा सिद्धांत, वाइगोस्की ने किस प्रकार का सिद्धांत दिया है, तो वाइगोस्की ने सामाजिक, जितने भी हमने शब्द बताए हैं कि शब्द के अनुसार ही आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध पुस्तक। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? लैंग्वेज एंड थॉट। ये उन्हीं से, उन्होंने ही लिखी है। इनका लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत में कौन आता है इनका? एक आपने जो क्या बोलते हैं इसे, सामाजिक अंतःक्रिया है। ये लेव वाइगोस्की ने किस प्रकार से बताया है? जो सामाजिक अंतःक्रिया होगी तो उसमें ज्यादा ज्ञानी दूसरा, मतलब जो बच्चा रहेगा, जो बालक रहेगा, वो दूसरों से ही शिक्षा लेकर सीखेगा। तो जो ज्यादा ज्ञानी हो गए, जैसे हमारे माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, बुद्धिमान सहपाठी हो गए, हम लोग ऐसे बहुत से ऐसे बच्चों के साथ रहते हैं जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो हम लोग मोरल, मतलब इसको क्या और क्या बोलते हैं, मोरल नॉलेजेबल अदर या नॉलेज अदर, मतलब ज्यादा ज्ञानी दूसरा। जो ज्यादा ज्ञानी होगा हम उसी से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इनका क्या सिद्धांत है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा है। तो सामाजिक अंतःक्रिया में समाज में कौन आता है? माता पिता, शिक्षक, बुद्धिमान सहपाठी। इनके द्वारा जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं इसे क्या बोलते हैं? ज्यादा ज्ञानी दूसरा, मतलब दूसरे से ज्ञान को प्राप्त करना। ये उनका मेन सिद्धांत है या मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट आता है आपका
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपके क्वेश्चन बहुत जरूर बनते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपके सीटेट में फेवरेट क्वेश्चन कहलाते हैं। ये समीपस्थ या नजदीकी समीपी संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। प्रेरणा, हाथ के खिलौनों के पैर से जोड़ने से प्रेरणा। जैसे कोई बच्चा है वो क्या करता है, हाथ के जैसे खिलौना लेकर तोड़ फोड़ के, पहले उसे क्या तोड़ फोड़ के फिर उसे जोड़ना सीखता है। जैसे जैसे वो जोड़ता है, क्या होता है उसके साथ, जोड़ रहा है, बीच में क्या हुआ, वो कुछ ऐसे उसके पार्ट होंगे जो वो जोड़ नहीं पाएगा, तो वो क्या करेंगे, जो आपके जो मतलब बड़ों से वो क्या करेगा, उसके बारे में जानकारी लेगा कि इसे कैसे जोड़ना है, क्या करना है, तो वो उस खिलौने को जोड़ पाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, समीपस्थ, नजदीकी, समीपी, संभावित विकास का क्षेत्र। जो बीच में जो गैप आया उसके जोड़ने में और क्या करने में, बच्चे को दूसरे के द्वारा जो ज्ञान या जो उसका खाली क्षेत्र था उसी के द्वारा मिला। नेक्स्ट हम लोग देखिए नीचे पढ़ते हैं इसके बारे में। समस्या समाधान के दौरान बच्चे का खुद का प्रयास एवं उलझ जाने के बाद वह वहां से लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली जगह ZPD कहलाता है, जिसे वाइगोस्की की मदद से भरा जाता है। बताया गया कि बच्चा जब खिलौने को जोड़ता है तो उसमें अगर कोई खिलौना है उसमें क्या है, पार्ट्स हैं उसके, वो कुछ पार्ट्स तो जोड़ लिया सीधे, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट जहां उसे नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या करता है, जो बड़ों से मदद लेता है या बड़े जो बताते हैं, तो उसके बीच में जो खाली स्थान हुआ, जोड़ने से लेकर और बताने तक में जो खाली स्थान हुआ, वो उसको क्या बोलते हैं, ZPD, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, ZPD। नेक्स्ट है आपका क्या, विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। विकास कैसा होता है, सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आप जानते होंगे जब बच्चा बालक जो होता है वो शुरू में क्या, शिशु अवस्था में, तो उसे समाज से कोई मतलब नहीं, तो केवल अपने में ही रहता है, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है, उसे ये भी नहीं पता होता है कि समाज में कौन है, कैसे हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज में रहना शुरू करता है समाज के साथ, तो उसको क्या होता है, उसका विकास होने लगता है, वो अंतःक्रिया करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, उनके साथ रहना शुरू करता है, तो उसका क्या होता है, अंतःक्रिया होता है। तो उसका लेव वाइगोस्की ने बताया है कि जो बालक का विकास है वो क्या, सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। जैसा हम, फिर आता है इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण, पाड़ या मचान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी लगाए होंगे देखिए, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती जाती है उसे इसके फोल्डिंग कहलाती है। जैसे एक बालक को साइकिल चलाना, देखिए हम जब शुरू में किसी बच्चे को कोई बच्चा साइकिल चलाता है तो देखता होगा कि वो जो भी उसके पेरेंट्स या गार्जियन होते हैं वो क्या करते हैं, साइकिल को पकड़ के उसे चलाना सिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मतलब चलाना सिखाता है उसका उसके जैसे जैसे उसे चलाने का अनुभव होता है, वो क्या करते हैं, बड़े पीछे से हटने लगते हैं, मतलब बच्चे को छोड़ देते हैं साइकिल के साथ कि जाके अब ये अपने से चलाना सीख लिया है, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को रोकते हैं। तो इससे क्या होता है, बालक को साइकिल चलाना आ जाता है, और जो जो सहायता दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण, पाड़ या मचान भी बोलते हैं, ठीक है। समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता, ठीक है। देखिए उसमें अभी क्या पढ़े थे, ZPD में आपने पढ़ा था कि जब बच्चा कोई भी खिलौने का पार्ट्स जोड़ता है और उसके बीच में जो गार्जियन या बड़े दूसरे जो उससे बड़े हैं या उससे समझदार हैं उन्होंने उसे क्या दी, सहायता दी, तो वो क्या हुआ, ZPD कहलाई। उसके बीच के जो स्थान, खाली स्थान है उसे ZP बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर इसके फोल्डिंग में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि इसके फोल्डिंग में किस प्रकार से किस प्रकार बताया जाता है, किस प्रकार से इसके फोल्डिंग का निर्माण होता है,
तो हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा जब जो बालक होता है वो कोई चीज सीख रहा है और बड़े उसे सिखा रहे हैं, जैसे जैसे उसे सीखना वो सीख जाता है वैसे वैसे क्या करते हैं, बड़े उसे बताना बंद करते हैं। तो ये किस प्रकार का सिखाना हुआ या विकास हुआ उसका, इसके फोल्डिंग रूप का। ठीक है, समस्या को समाधान करने का शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता होती है। देखिए नोट में लिखा भी है, अगर प्रश्न में जेड-पीडी और इसके फोल्डिंग दो ना हो तो, और समय भी ना दिया हो तो उत्तर इसके फोल्डिंग होगा। जब समय भी ना दिया हो और क्या होगा, इसके फोल्डिंग भी ना हो तो क्या करेंगे आप, कौन सा उत्तर लगाएंगे, इसके फोल्डिंग का। ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता या व्यक्तिगत वाक, निज वार्ता, इसको क्या बोलते हैं, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। ये किसने बताया है, व्यक्तिगत मतलब वाइगोस्की ने किस प्रकार के जो बच्चे अपने आपस में बात करते हैं उन्हें क्या बताया है, वाइगोस्की जी ने, बच्चे खुद से जो बातें करते हैं उन्होंने बताया कि ये उनके कार्य की योजना है, वो बनाते रहते हैं। मतलब जब देखते होंगे आप, बच्चा क्या करता है, छोटा जो बच्चा होता है वो बैठकर अपने में ही कुछ बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, जब खिलौनों को खेलता है या कुछ कार्य करता रहता है तो वो आपस में ही बड़बड़ाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वाइगोस्की जी ने इसे क्या बताया है, व्यक्तिगत वार्ता या निज वार्ता। इसे आप इंग्लिश में भी पता, आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच या आप इंग्लिश में देखकर उसका आंसर लगा सकते हैं। फिर आपका ये लेव वाइगोस्की ने और एक पुस्तक का नाम लिखा है, मतलब एक और पुस्तक दी है, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसकी तरफ, जेडपीडी की सहायता से समस्या समाधान के बीच में दी गई स्थायी सहायता। देखिए इसके फोल्डिंग में अस्थायी होता है और जेडपीडी में स्थायी सहायता होता है। कैसे, जैसे आप बताया गया कि इसके बीच में जो क्षेत्र खाली था उसे हम लोग जेडपी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो बताया गया, जिसके द्वारा वो बताया गया है, वो क्या हुआ, उसके अंदर स्थायी रूप से हो गया। अब जब भी वो खिलौनों को जोड़ेगा या किसी भी चीज को जोड़ेगा तो उसे ये पता हो जाएगा कि ये इस तरह से बताया गया, इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो वो उसकी स्थायी सहायता हो गई। फिर इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग में क्या हुआ, उदाहरण के लिए रेंगना सीखना। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, रेंगना सीखता है, फिर गार्जियन पीछे रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण। किसी चीज का निर्माण करना आप समझ सकते हैं कि जैसे हम विकास होता है उसी प्रकार से इसे ढांचा निर्माण बोलते हैं। समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता इसके फोल्डिंग कहलाती है। इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। फिर आपका देखिए वाइगोस्की ने भाषा विचार से पहले रखा है। किसने, वाइगोस्की ने। देखिए क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि किसने भाषा को विचार से पहले रखा है, तो वाइगोस्की जी ने क्या किया है, भाषा को विचार से पहले रखा है। बच्चे का खुद से बात करना, अपने आप को, बच्चे का खुद से बात करना, अपने को दिशा देना है, इसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। देखिए हमने बात की थी अभी कि बच्चा कैसे किस प्रकार से अपने में ही खुद से बात बड़बड़ाता रहता है, उसे अब क्या करना है, वो कैसे करेगा, ये सब क्या करता है, वो अपने में ही बोलता है। इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये किसका, देखिए ये आपका पासवर्ड है, अंतःक्रिया किसका है, सामाजिक अंतःक्रिया किसका पासवर्ड है, वाइगोस्की जी का। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चा जब अपने बच्चों के साथ जैसे हम उम्र के साथ खेल रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ किसी और की आदतें अपने अंदर डालता है, कोई अच्छी आदतें होंगी या कोई बुरी आदतें, वो बच्चे क्या करते हैं, अपने
अंतःक्रिया करके सीखते हैं, उनका विकास अंतःक्रिया के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसकी तरफ, लॉरेंस कोहलवर्ग की तरफ। ठीक है, ये आ गए आपके लॉरेंस कोहलवर्ग। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, जर्मनी के। इनका पासवर्ड क्या है, नैतिक दुविधा। इनका पासवर्ड है नैतिक दुविधा, नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो लॉरेंस कोहलवर्ग में क्या था, यह अध्ययन हिंज नामक एक व्यक्ति से प्रेरित है जिसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। ये आपके क्वेश्चन सीट में इसका क्वेश्चन भी बनता है कि हिंज नामक एक व्यक्ति है, उसने दवा को चोरी कर लिया, तो उसने सही किया कि गलत किया, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो ये इसी पे रहता है, नैतिक दुविधा पे ही होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। यह प्रयोग 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर हुआ था। जो ये बताया गया, ये कहानी पहले किसको सुनाई गई थी, 10 से 16 वर्ष के बच्चों को सुनाई गई थी। उनसे ये पूछा गया कि हिंज ने सही किया या गलत किया, तो बच्चे नैतिक दुविधा में हो गए और समझ में नहीं। तो इससे ही लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने थ्योरी का नाम दिया नैतिकता की दुविधा, नैतिक दुविधा। विकास सीधी रेखा में नहीं होता है बल्कि नैतिक दुविधा का परिणाम होता है, जो कि नैतिक तर्कणा का भाग होता है। ठीक है, कोहलवर्ग की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि उन्होंने अपने अध्ययन में महिलाओं को कोई जगह नहीं। देखिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं को अपने किसमें अध्ययन में जगह नहीं दिया, महिलाओं पे कोई भी ऐसा वो अध्ययन नहीं किया। तो ये किसका है, कोहलवर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नैतिक विकास के चरण कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नैतिक विकास के चरण में आपका आता है, पहली उम्र है 3 से 10 वर्ष के बच्चे आते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 से 10 वर्ष के बालक आते हैं। इसमें इसे और क्या बोलते हैं, नैतिक विकास के चरण में पहला आपका आता है पूर्व पारंपरिक, पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़िवादी चरण। ठीक है, इसमें पहले जितना भी पूर्व होगा वो आपके कितने से कितने उम्र के होंगे, 3 से 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चे होंगे। तो इसमें पहले आपके आते हैं, जैसे पूर्व पारंपरिक मतलब कैसे, ऐसे बच्चे आते हैं जो अहम केंद्रित मतलब स्वार्थी बच्चा। जब कोई किसी के अगर पिता खिलौने लेकर आते हैं तो बच्चा बोलता है कि क्या करें, सारे खिलौने मुझे दे दो। लेकिन दंड एवं अनुशासन से क्या करता है बच्चा, अपने माता पिता के डर से क्या करता है, कुछ खिलौने छोटे भाई को दो। तो उसको नैतिक दुविधा हो जाती है कि वो क्या करे। अब अगर नहीं देगा तो उसे दंड मिलेगा, मार मिलेगी, और अगर दे दिया तो उसके पास कोई खिलौना नहीं बचेगा। तो वो क्या करता है, उसके अंदर ये नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। तो दंड एवं अनुशासन से वो क्या करते हैं, कुछ खिलौने छोटे भाई को दो, ये उसके अंदर एक नैतिक दुविधा ये हो जाती है। और दूसरी होती है कि स्वार्थी बच्चा ये सोचता है कि सारे खिलौने मुझे मिल जाते तो अच्छा होता। तो उसके अंदर ये नैतिक दुविधा होती है, तो वो क्या करता है, सारे खिलौने अपने पास रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आपका आता है परंपरावादी या रूढ़िवादी नैतिक अवस्था। इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये जो नाम बता रहे हैं, ये पहले आपका आता है पूर्व पारंपरिक। ये आपके कैसे पूछता है क्वेश्चन में, जैसे पूछ लिया आपका पूर्व पारंपरिक या पूर्व नैतिक अवस्था किस उम्र से किस उम्र तक शुरू होती है या किस उम्र से किस उम्र तक चलती है, और इसमें किस तरह की बात की गई है। तो आप बताएंगे कि इसमें दंड और एवं अनुशासन के बारे में बताया गया। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन बनता है परंपरावादी रूढ़िवादी नैतिक अवस्था। ये अवस्था कब से चलती है, 10 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र तक चलती है। ठीक है, तो जो 10 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र में किस तरह के बालक होते हैं, माँ बाप ऐसे चिल्ला के बोलते हैं, देखो देखो उस मेरे पड़ोस में जो बालक है वो इतना अच्छा बालक है, उसका मतलब अनुकरण करने के लिए अपने बच्चे को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि देखो उस बच्चे को इस तरह पढ़ता है, उसके इतने मार्क्स आए हैं, तुम्हारे इतने कम क्यों आए हैं। तो बच्चा क्या करता है, उस टाइम पे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की कोशिश करता है अपने पिताजी से। और फिर दूसरी ओर क्या होता है, कानून व्यवस्था अवस्था।
आत्मनिर्भरता, मैं अपना निर्णय खुद लूंगा। उसके अंदर एक ये भी चीज उत्पन्न होता है कि मैं पापा की बात क्यों मानूं, मैं तो अपना निर्णय खुद भी ले सकता हूँ। तो वो क्या करता है, नैतिक दुविधा में फंस जाता है। उसके अंदर ये कानून व्यवस्था, मतलब कानून के अंदर आप माँ बाप अगर नहीं सुनेगा तो जो पिताजी हैं उसको दंड देंगे, लेकिन अगर सुनेगा तो क्या होगा, उसे लोग क्या कहेंगे, अच्छा लड़का, ये बहुत अच्छा लड़का है, देखो कितना अच्छा है पढ़ाई में। तो इस टाइप से इसलिए बच्चा क्या कहता है, नैतिक दुविधा में फंस जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका उम्र 13 से 16 वर्ष। इसमें भी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, परंपरावादी या रूढ़िवादी नैतिक अवस्था कितने वर्ष से शुरू होती है, तो आप बताएंगे 10 वर्ष से 13 वर्ष तक। इसमें किस प्रकार की बात की गई या क्या बताएंगे, जैसे अब आपसे क्वेश्चन पूछा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की के बारे में किस उम्र में बताया जाता है या किस उम्र में होता है, तो आप बोलेंगे क्या, परंपरावादी या रूढ़िवादी अवस्था में। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, उम्र 13 से 16 वर्ष में उत्तर परंपरावादी, उत्तर रूढ़िवादी। इसमें कौन कौन से बच्चे आते हैं, उत्तर परंपरावादी मतलब परंपरा से हटकर ऊपर, उत्तर रूढ़िवादी। देखिए इसमें भी नैतिक दुविधा होती है, सामाजिक अनुबंधन, अपना अपना हित देखना, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अपने हित के बारे में सोचते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहले एक तरफ ऐसा होता है कि बच्चा अपना हित सोचता है, जो बालक होता है किशोरावस्था, ये मान के चलिए किशोरावस्था होती, किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे अपने अपने बारे में सोचते हैं कि ये करेंगे, ये मेरे लिए सबसे सही है, ऐसा करने से क्या होगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे दोस्तों को बताया गया कि दोस्तों से बता देते हैं कि आज तुम बोल दो मेरे डैड से कि मैं पिताजी से बोलो कि हम लोग ये करने जा रहे हैं या पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन बनाना शुरू करते हैं बच्चे। और फिर एक तरफ होता है सार्वभौमिक नैतिकता, परोपकार, दूसरे का भला करना। इसमें एक तरफ सोचते हैं कि दूसरे का भला हो जाएगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे दूसरे का भला। तो ये नैतिक दुविधा में क्या करते हैं, इस उम्र के बच्चे क्या होते हैं, बालक होते हैं जो नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं। तो इसमें इसका एक आप पासवर्ड समझ लीजिए कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उनके अंदर उनका पासवर्ड है नैतिक दुविधा। जब भी नैतिक दुविधा के बारे में बात होगी तो लॉरेंस कोहलबर्ग की बात आएगी। अब इसमें आपने हमने बता दिया कि लॉरेंस कोहलबर्ग में सार्वभौमिक नैतिकता की बात आएगी, तो किस उम्र किस उम्र के बच्चे रहेंगे, 13 से 16 वर्ष के बच्चे होंगे। और सामाजिक अनुबंधन ये कौन सी उम्र में होगा, उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी अवस्था में। इनकी पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का, ये आपके आते हैं जीन पियाजे। ये भी देखिए बहुत मोस्ट फेवरेट हैं ये सीटेट के, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो जीन पियाजे ने पहले क्या दिया, ये जो मनोवैज्ञानिक है ये स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, स्विट्जरलैंड के। इन्होंने क्या किया था, अपने ही बच्चे पे क्या अध्ययन किया कि किस प्रकार से विकास होता है बच्चों का, किस प्रकार से उनके अंदर क्या होता है, निर्माण होता है, फिर उसके बाद उन्होंने ये सब जानकर उनपे सिद्धांत दिया। तो जीन पियाजे बताते हैं कि भाषा विचार सिद्धांत, पहले जीन पियाजे ने किस प्रकार का सिद्धांत दिया, भाषा विचार में कौन सा सिद्धांत दिया, विचार भाषा से पहले आती है। देखिए हम अब नीचे पढ़ेंगे हम लोग, पहले आप देखिए अभी आपने किसके बारे में पढ़ा था, वो वाइगोस्की के बारे में। तो वाइगोस्की जी ने क्या बताया, विचार भाषा से पहले आती है, सॉरी भाषा विचार से पहले आती है, लेकिन जो जीन पियाजे हैं इन्होंने विचार भाषा से पहले। तो आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जीन पियाजे में क्या है, जी में बड़ी की मात्रा लगी है तो विचार हो गया, ठीक है, जी से विचार आप ध्यान दीजिएगा। और वाइगोस्की में आप ध्यान दीजिएगा, वा से बड़ा की मात्रा लगा है तो भाषा, भा में भी बड़ा की मात्रा है और
वाइगोस्की में भी बड़ा आ की मात्रा है, जिससे आप पता कर लेंगे कि कौन सा भाषा किस में पहले आती है और विचार किस में आता है। तो विचार हम आपको बता दिए, विचार भाषा से पहले किस में आता है, जीन पियाजे में, और भाषा विचार से पहले वाइगोस्की में आता है। ठीक है, तुम एक जानवर हो। इस वाक्य में यह पता नहीं चल पा रहा है कि व्यक्ति को जानवर कहा गया है या असली जानवर की बात की गई। भाषा दोनों में समान होगी, अर्थात यह भाषा से अर्थ का ज्ञान नहीं होता। अब तो वाक्य बोलने के पीछे का विचार महत्वपूर्ण है, अतः विचार भाषा से पहले आता है। ये किसने कहा है, वाइगोस्की, जीन पियाजे जी ने, कि किसी भी इंसान को आप बोल दिए कि तुम एक जानवर हो, मान लीजिए उसके पीछे कोई जानवर ही खड़ा, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे, तुम एक जानवर हो। तो पहले क्या महत्वपूर्ण होगा, विचार। तो आप बोल क्या रहे हैं, इससे पहले आप विचार करिए कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। तो जब भी आप बोलेंगे उसे विचार करके बोलेंगे, तो इससे क्या हुआ, इसीलिए जीन पियाजे ने क्या बताया है, विचार भाषा से पहले आती है। अब नेक्स्ट आते हैं भाषा का विभाजन। अहम केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित में क्या होता है, शैशवावस्था होती है, जो शैशवावस्था में एक तरफा भाषा होती है, मतलब बच्चा अपने में ही बड़ 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 लगाया रहता है, उसमें एक ही तरह की भाषा, मतलब आप उससे समझ नहीं पाएंगे, वो अपना ही बताएगा जो भी बात करना। एक आता है समाजकृति भाषा। शैशवावस्था से आगे क्या होता है, शैशवावस्था जैसे बड़ा होता है बालक, वैसे उसको क्या होता है, उसकी बातों को आप समझ करके दोबारा आप उसको रिपीट करेंगे या उसका आंसर देंगे। तो ये दो तरफा भाषा हो गए। तो अहम केंद्रित मतलब अपने में ही बातें करना है या अपने में ही बोलना है, इसको अहम केंद्रित भाषा बोलते हैं। समाजकृति भाषा क्या होती है, दोनों तरफ से, मतलब विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, दोनों तरफ से भाषा निकल रही है। फिर आपके आते हैं इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, किसकी, जीन पियाजे की प्रसिद्ध पुस्तक है आपकी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। और देखिए आपका वाइगोस्की जी ने क्या दिया था, लैंग्वेज एंड थॉट, और इन्होंने कौन सी पुस्तक, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। पहले आते हैं हम लोग क्या, नैतिक नैतिक विकास का सिद्धांत। कंचे खेलना, ये आपका परायत या विस्मांगी पराधीन नैतिकता। नैतिकता नहीं बदली जा सकती है, को मानना पाप है। चलिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, बताए थे अभी, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। और दूसरी आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट दो पुस्तक हैं, आपसे ये पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, इसके बारे में बात करें। संक्रिया, खिलौनों को तोड़कर जोड़ने की कोशिश। जैसे बच्चा क्या करता है, खिलौनों को तोड़ता है, उसके बाद उसे जोड़ना सीखता है, उसे क्या बोलते हैं, संक्रिया, या खिलौनों को तोड़कर जोड़ने की कोशिश। जीववाद, खिलौनों को जीवित समझना। किस तरह, जब बच्चा देखिए आप खेलता है खिलौनों से, जब खेलता है तो वो देखिए किस तरह से, अगर आप उसके किसी भी खिलौनों को मार दीजिए या क्या करिए फेंक दीजिए, तो वो कितना तेज चिल्लाता है, देखो मेरे मेरे डॉल को चोट लग गई, देखो इस रो रहा है। तो वो क्या करता है, उसके अंदर ये चीज, खिलौनों के अंदर वो समझता है कि खिलौने जीवित हैं, उनके अंदर भी जीवन है। फिर आपका आता है वस्तु स्थायित्व, न दिखने पर भी वस्तु का अस्तित्व रहता है। क्या होता है, बच्चे क्या पालने में अगर खेल रहे हैं और थोड़ी देर के लिए कुछ खिलौना या कुछ नीचे गिर जाता है, तो बच्चे को ये पता होता है कि ये वस्तु यहीं पे है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं है, बच्चा क्या करता है, न दिखने पर भी वस्तु का अस्तित्व रहता है। फिर दूसरी, अविलोमिता, मूल बिंदु पर न लौट पाना। जैसे बच्चे को अगर हम लोग कोई चीज लिख कर देते हैं, जैसे 2 2 4 होता है,
तो उस मूल बिंदु पर नहीं लौट पाएगा, वो जानेगा कि अब ये 4 हो गया है, ये 2 कहाँ चला गया, उसे ये चीज नहीं पता होगी, तो उसके लिए ये अभिनव मत, मतलब वो सोचता है ये चीज गायब हो गई। या आप वहां बनाकर का बना दीजिए तो उसे क्या समझ में आएगा, वो सोचेगा कि यहाँ से वह गायब हो गया है, वो नहीं जानता है कि वह से ही का निर्माण हुआ है। फिर आते हैं संरचना का अभाव, मूल आकृति में परिवर्तन होने पर आकृति को भूल जाना। जैसे अभी मूल बिंदु पर न लौट पाना, यह अभिलुमिता का हो गया। संरचना का देखिए आकृति, इसमें आकृति के बारे में बात की गई, जैसे किसी चीज कोई आकृति बनाकर उसमें कोई और आकृति बना देना, उसमें क्या होता है, वो संरक्षण का अभाव आने लगता है। अनुकरण, बड़ों का अनुकरण करना। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ों का अनुकरण करते हैं, जैसे बड़े क्या कार्य करते हैं, बड़ों की तरह बातें करना। छोटे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी देखिए अपने पिता का सेविंग किट लेकर सेविंग करने का प्रयास करते हैं, तो ये बच्चों का अनुकरण में आता है। या कोई शब्द बड़े बोल रहे हैं तो वो क्या करता है, बड़ों जो जैसे शब्द बड़े बोलते हैं वैसे छोटे भी बोलना सीख जाते हैं, ये अनुकरण के अंतर्गत आता है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, हंसना रोना। मूल प्रत्यात्मक जैसे जन्म के समय जो बच्चा जो भी करता है उसे मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत, जैसे रोना गाना, रोना हंसना, और चूसना, ये सब किस में आता है, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार में आता है। स्कीमा, बच्चे भी सूचना का भंडार गृह हैं। बच्चे क्या करते हैं, जितनी भी सूचना है, मतलब जो भी देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो सब क्या करते हैं, स्कीमा अपने स्कीमा में फिट करते हैं या रखते हैं। समायोजन, नई आकृति, अ, समायोजन, नई जानकारी के मिलने से पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना। देखिए जब समायोजन कैसे बालक करता है, नई जानकारी को मिलने से पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित, जैसे बच्चा क्या करता है, कोयल और कौवे को देखता है, कोयल सोचता है कि एक दिन कोयल को देखता है तो वो सोचता है कि ये कोयल है, और फिर एक दिन उसी तरह का कौवा भी दिखाई देता है तो वो सोचता है कि ये भी कोयल है। लेकिन जब उसकी आवाज आवाज में अंतर पाता है तो क्या करता है, ये समझ जाता है, तो उसको बड़े बताते हैं कि नहीं ये देखो ये कोयल है और ये कौवा है। तो उसने क्या किया, नई जानकारी के मिलने से पुरानी जानकारी गलत हो जाने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना। फिर वो जब आप जान गया कि ये कोयल है और जो मीठा मीठा बोल रही है वो कोयल है और जो टह टह कर रहा है वो कौवा है, तो वो क्या करता है, व्यवस्थित करता है, मतलब उस जानकारी को गलत हो जाने पर उसको व्यवस्थित करके कौवे को कौवे की जगह रखता है और कोयल को कोयल की जगह रखता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, समायोजन। नेक्स्ट आते हैं समावेशन, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ लेना। जैसे बच्चा क्या करता है, देखिए समायोजन में अंतर करता है और समावेशन में अंतर नहीं करता। क्या करता है, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में बिना अंतर के जोड़ना, जैसे वो कौवे और कोयल को एक साथ ही जोड़ लेता है, जो उसमें अंतर नहीं करता। फिर संतुलन या साम्य धारण, वह अवस्था जब बच्चे की जानकारियों के बीच कोई विरोध नहीं होता। ये क्या होता है, जैसे समावेशन है उसमें भी पुरानी जानकारी में कोई अंतर नहीं करके उसको उसी के साथ फिट कर लेना। संतुलन या साम्य धारण भी इसी प्रकार से होता है, वह अवस्था जब बच्चे की जानकारियों के बीच कोई विरोध नहीं होता, मतलब वो उसी तरह से जो भी जानकारी उसे मिलती है उसमें विरोध ना करके वो सीधे अपने ऊपर अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, संतुलन या साम्य धारण की अवस्था। देखिए ये जितने भी हमने अभी क्या बताए हैं, जितने भी अभी तक में ये विकास के सिद्धांत बताएं संज्ञानात्मक विकास के, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं इससे। अभी तक में जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आप लगाएंगे इसमें देखेंगे एक एक शब्द आपको मिलेंगे कि अनुकरण की अवस्था, संरचना का अभाव, ये आपको किसमें किसने दिया, संरक्षण का अभाव किसने किसके द्वारा, ये सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया, स्कीमा
का क्या होता है, स्कीमा क्या होती है, समायोजन क्या होती है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, पियाजे के। पियाजे ने ऐसे सिद्धांतों के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग संज्ञानात्मक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास के कौन कौन से चरण हैं? आप ये जानते होंगे कि जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पे अध्ययन किया था, इसीलिए इनके बहुत से विरोधी भी थे, बहुत से विरोध करने वाले मनोवैज्ञानिक भी थे। तो आइए संज्ञानात्मक विकास के चरण के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके चरण, ठीक है। उम्र 0 से 2 वर्ष क्या होती है संज्ञानात्मक विकास के चरण में? उम्र 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी इंद्रियगामी या इंद्रिय जनित होता है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या करता है बच्चा, किसी कार्य को करने, समझने और विचार करने की क्षमता नहीं होती, उसके अंदर केवल वो संवेदी या इंद्रियों से अपना कार्य करता है। मूल प्रत्यात्मक मतलब ये मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है, इसका जितना भी कार्य होता है। तो जो उम्र से 0 से मतलब 0 क्या, जन्म से 2 वर्ष की उम्र से क्या होता है, इंद्रियगामक इंद्रिय जनित या संवेदी पेशी अवस्था होती है। इसमें क्या करते हैं बच्चे को इस वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है। अभी हमने बात की थी वस्तु स्थायित्व के बारे में कि वस्तु अगर गिर भी जाती है तो उसे ये पता होता है कि ये चीज यहीं पे है। जैसे उसकी माता कहीं दिख नहीं रही है और उसे ये समझ में आ जाता है कि बगल के कमरे में मेरी माँ की आवाज आ रही है, तो मेरी माँ यहीं पे है, तो उसे इस चीज का ज्ञान होता है। अनुकरण, धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, बोलना सीखता है, अनुकरण करने लगता है। फिर मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, उसके अंदर जो व्यवहार होते हैं वो क्या होते हैं, मूल प्रवृत्तियों पे रोना, हंसना और क्या, चूसना, ये सब उसके मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार पे आते हैं। ये आपका हो गया संवेदी पेशी इंद्रियगामक या इंद्रिय जनित। ये बहुत इजी, ये अवस्था ये बहुत इजी है, क्योंकि इसमें पता चल जाता है कि किस उम्र से किस उम्र तक की बात की गई है। दो जन्म से 2 वर्ष। फिर आपका आता है प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कितने से, 2 से 7 वर्ष तक के बारे में बात की गई। 2 से 7 वर्ष के बालक के बारे में बात की। इसमें क्या होता है बच्चे को जीववाद के बारे में पता हो, मतलब अभी हमने बात की थी कि बच्चा अपना खिलौनों को क्या सोचता है कि इसमें जीवन है, ये जीवित है। अविलोमिता, बच्चा क्या करता है अपने ही मतलब कोई अगर चित्र या कोई ऐसी संरचना बना देते हैं, उसके बाद अगर उससे ही, जैसे अभी हमने बात की थी कि वाघ को बना करके उसमें का बना देना, तो उससे क्या होता है बच्चे को ये समझ में आता है कि ये विलुप्त हो गया है, वह अब नहीं है यहाँ पे, वो का की संरचना ले लिया है। तो वो ये नहीं समझता कि उसे साफ करके क्या कर सकते हैं, वह भी बना सकते हैं। संरक्षण का अभाव, मतलब किसी भी चित्र को बना करके या आकृति को बना करके उसमें दूसरी आकृति को अगर ऐड कर दिया जाए या बना दिया जाए तो वो क्या होगा, उसके लिए वो सोचेगा कि अब ये आकृति नहीं। देखिए आप विलोमिता में और आकृति में, संरक्षण में यही फर्क है। अविलोमिता में क्या करते हैं हम किसी भी उसको बना देते हैं, किसी अक्षर या किसी ऐसे शब्द को लिखते हैं, और संरक्षण में आकृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। गिनती या वर्णमाला क्रम की शुरुआत करना। देखिए 5 वर्ष से क्या करते हैं हम लोग बालक को विद्यालय भेजना शुरू करते हैं, तो वो धीरे धीरे गिनती वर्णमाला की शुरुआत करना शुरू करता है। ये किस में आता है, किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये कितने से कितने वर्ष तक रहता है, 2 से 7 वर्ष। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तीसरी अवस्था कौन सी है, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त मतलब जो सामने से दिखाई देगा उसका वो क्या कर सकता है, उसके बारे में वो बता सकता है। 7 से 11 वर्ष। इसमें धीरे धीरे विलोमिता आ जाती है, मतलब वो क्या करता है धीरे धीरे उसके बारे में पता चल जाता है कि अगर वाह है तो जो वाह है उसे अगर का बना दिया है तो हम लोग फिर से वाह पे लौट सकते हैं, उसके अंदर विलोमिता आने लगती है। संरक्षण का अभाव नहीं होता, क्योंकि उसमें फिर उसे ये पता हो जाता है कि आकृति अगर बनी है तो इस आकृति पे फिर से वापस जा सकते हैं। क्रम, किस तरह से किस चीज को क्रम में लगाना है, इसमें भी उसे ज्ञान मतलब विकास होने लगता है। गणितीय संक्रियाएं, गणितीय मतलब जो गणित के बारे में,
2 से 4 बनाना, 2 से 8, ये सब क्या होता है, गणती संख्याएं आने लगती, श्रृंखला के बारे में जानकारी, वर्गीकरण करना सीखने लगता है, किसको किस में रखना है, उसमें मतलब अलगाव करना सीखता है। सदृशता, सदृशता और अंतर, वो देख करके अंतर भी बता सकता है कि किसमें किसमें, अब पहले जैसे इसमें क्या था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या था, वो किसी चीज को ये नहीं बता सकता है कि कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, लेकिन जैसे जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, उसमें क्या करता है, वो देख करके बता सकता है, अंतर फर्क बता सकता है कि क्या करते हैं, सद देख करके ही बता देगा कि ये भारी और ये हल्का है। अब आपका चौथी अवस्था देखिए, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी, पहले एक इंद्रिय जनित अवस्था हो गई, दूसरी हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी हो गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला जो इंद्रिय गामक अवस्था होगी वो आपकी 0 से मतलब जन्म से 2 वर्ष होगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होगी, और ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होगी। ये आपके 3 हो गए। चौथा है आपका अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है 11 से 15 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, बालक आते हैं, जो क्या जैसे जैसे मतलब ये किशोर अवस्था के तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त में आपके शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें अगर कोई चीज दिखाई भी नहीं दे रहा है तब भी बच्चा उसके बारे में बता सकता है, उसके बारे में चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है। अमूर्त चिंतन किस तरह, जैसे वो हम कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अमूर्त चिंतन भी हम मान कर, जैसे गणित में क्या होता है, हम लोग गणिती जब भी गणिती सॉल्व करते हैं या गणित के जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसमें क्या मान लेते हैं या मान कर चलिए ये चीज ऐसे है, XYZ ऐसे करते हैं, तो वो क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। और तार्किक चिंतन, किसी चीज का विचार करके उसमें तर्क देना, वो हम लोग तर्क मतलब इस उम्र के बालक जो होते हैं वो तर्क चिंतन करने लगते हैं। अब सारी चिंतन मतलब थोड़ा सा ऊपर सोचना, ये कह सकते हैं बढ़कर सोचना, किसी चीज को बढ़ा बढ़ा के बताना या उसके बारे में चिंतन करना, ये आपके किस उम्र में आ जाता है, 11 से 15 वर्ष में। तो देखिए ये आज तक आज तक का ये जो आज वीडियो हमने बताई है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आपको सीटेट में जो CDP है इसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन इसी केवल जितने मनोवैज्ञानिक हैं इन्हीं को पढ़ाए हैं, इसी से आपके आराम से आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और कल हम लोग इस वीडियो इसी मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको कराएंगे, जिससे आपको इस जो पढ़े हैं इसका क्या हो, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपके जो जो सीटेट का एग्जाम होता है वो क्या होता है, आपके थ्योरी तो पूछता नहीं, उसमें क्या करते हैं आप क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इससे आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, अच्छे से उसे पढ़ भी सकते हैं, और पढ़कर जब ये आप एग्जाम हॉल में जाएंगे उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।